नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। देश के विकास और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से संसद का बजट सत्र महत्वपूर्ण रहता है। 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह उनका 9वां बजट होगा। यह पहली बार होगा जब देश का केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से होगी। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा, जबकि बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट होता है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा होती है। इस बजट सत्र के दौरान देश के बुनियादी ढांचे में निवेश, घरेलू विनिर्माण, कर सुधार जैसे मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। वैश्विक स्थितियों को देखते हुए बजट सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद के बजट सत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण विधायी कार्य होगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछोड़े जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शादाब अहमद जी से। शादाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करें, संसद के सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। आइए सुनते हैं सर्वदलीय बैठक को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पे चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। अलग अलग इश्यूज़ पे मत आया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट में हर विषय पे चर्चा अलग अलग नियम के मुताबिक होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें बहुत सारे मुद्दे मेंबर्स रख सकते हैं। उसके बाद आम बजट पर जब चर्चा होगा तब भी पूरे मेंबर्स को फ्रीडम है कई मुद्दे पर चर्चा करके अपना बात रखने के लिए। टोटल 51 मेंबर्स और 39 पार्टीज़ का ये बैठक है और 39 पार्टीज़ का प्रतिनिधि ने अपने अपने पार्टी के तरफ से यहाँ बात रखा है। मैं फिर से अपील करता हूँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को कि हमारा भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय परंपरा जो हम कई सालों से स्थापित करके दुनिया के सामने में दिखाते आए हैं, उसको हम बनाए रखें।
जाहिर तौर पे संसद का बजट सत्र जो होता है वो देश की नीतियों के लिहाज से, दीर्घकालिक नीतियों के लिए, विकास की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देश और दुनिया की नज़रें वित्त बजट पर रहती हैं। अजीत जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा देश के बजट का है, भारत के बजट का है। इस जो बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार बजट सत्र में फोकस में रहने वाले हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा हिंदुस्तान के आम नागरिक के बारे में सोचते हैं। ये जो बजट होता है, ये इसका न्यूक्लियस हमारा आम नागरिक, हमारा खेती करने वाला किसान, मजदूर और जो हमारा जो मिडिल क्लास है, ये न्यूक्लियस होता है इस अर्थ संकल्प की दिशा का। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हमें सामान्य जनता के जीवन में, उनकी जीवन का सुधार में, उनके जीवन की गति में रिफॉर्म्स लाए देने के, उसके लिए उनका जीवन सुचारू रूप से हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्लैब का कर टैक्स में जैसा राहत मिली थी मध्यम वर्गीयों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, उसी प्रकार से हमारे पास का रोजगार, स्टार्टअप्स है, बहुत सारे कृषि उत्पादनों में भी उसका सुधार होने की ज़्यादा, इसमें जैसे आज यूरोपियन महासंघ के साथ में जो करार हुआ है जी, उसकी वजह से तो एक बहुत बड़ा वातावरण, आनंदमय वातावरण पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का मन से अभिनंदन करना चाहता हूं। और उसी तरह से हमारे रक्षा क्षेत्र में भी सेमीकंडक्टर है, स्टार्टअप है, इसमें भी बहुत सारे हमारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और उसमें मैं चाहता हूं कि ये जो अर्थ संकल्प है, ये गरीबों का, मिडिल क्लास के लोगों का राहत देने वाला सबसे बड़ा हमारा एक अर्थ संकल्प रहेगा, जिसकी वजह से हमारा देश एक सामान्य रूप से आर्थिक महासत्ता होने की तरफ अपना कदम बढ़ाने जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है अजीत माधवराव जी, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से और स्वदेशी की अवधारणा की दृष्टि से बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो वैश्विक चुनौतियां सामने हैं, उस दृष्टि से बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शादाब अहमद जी, बजट सत्र को आप कैसे देखते हैं? जो वैश्विक स्थितियां हैं उसके मद्देनजर आप कैसे देख रहे हैं बजट को? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो वैश्विक स्थितियां हैं वो बड़ा ही एक उथल पुथल के दौर से गुजर रही हैं। अमेरिकन जो टैरिफ है या जो दूसरे जो तरीके अपनाए जा रहे हैं देश में, दुनिया भर में, उसको देखते हुए बजट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और हमने देखा है कि पिछले दिनों में कई एग्रीमेंट जो आज जो हुआ है, इसके अलावा इससे पहले भी जो केंद्रीय आईटी मंत्री हैं वो भी अश्विनी वैष्णव जी अभी कुछ दिन पहले विदेश दौरे पर थे। और एआई और जो सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ें हैं, इनको लेकर कई तरीके करार करने की कोशिश की जा रही है और कई इनको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनका लेकर कुछ खुलासा होगा और कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जो देश के विकास को तेज गति के साथ आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल शादाब जी। अजीत जी, अगर बात की जाए अमेरिका के टैरिफ वॉर से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हुई है, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसके बीच भारत नए साल में बड़े आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। कई मुद्दे हैं ऐसे जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी उनका उल्लेख किया, बात चाहे आत्मनिर्भर भारत की हो या स्वदेशी की बात हो। आप कैसे देखते हैं जब हम बात इन वैश्विक परिस्थितियों की करते हैं, जो चुनौतियां सामने हैं? आपने जो बात कही है वो सही कही है, लेकिन भारत एक सुरक्षित देश के रूप से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपने कहा अनिश्चितता या वैश्विक, इसमें कुछ चीज़ें आपने जिक्र किया है। मैं सोचता हूं कि इसको अलग ढंग से सोचता हूं जी। यूरोपियन महासंघ जो है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ में जो सहयोग हुआ है, जो करार जो हुआ है, ये भी हमारे भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनाने में एक मजबूत पहल की तरह से हमें आगे ले जा रहा है। क्योंकि हमारे किसानों का इसमें फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारे साहब ने जो बोला है कि सेमीकंडक्टर के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, तो रक्षा विषय में भी हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। खास करके जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे जन औषधि है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि, हम इसका भंडार बन चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा भंडार हिंदुस्तान बन चुका है। यहाँ से सारे देश अभी जन औषधियों की मांग कर रहे हैं और हम इसका उत्पाद करने वाला नंबर 1 देश इस दुनिया में बन चुके हैं।
चमड़ी का उद्योग हो, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया का विषय हो, या हमारे यहाँ पे खास करके किसानों का जो मैंने अभी जिक्र किया था कि कृषि उत्पाद ये निर्यात के लिए बहुत ही अच्छी तरह से होगा और इसका पिछली मर्तबा अभी इसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है और हमारे किसान को यहाँ के हमारी जो बाजार पेट है इसमें बहुत बड़ी शक्ति और गति यहाँ पे मिलने वाली है। इसे किसान से लेके सामान्य जनता तक, मिडिल क्लास तक, रक्षा उत्पादों में लेके युवाओं में रोजगार की उपलब्धि में और नए नौकरियों का बहुत बड़ा आशा निर्माण हुआ है। इस यूरोपियन महासंघ के साथ हमारा जो तड़जोड़ हुआ है इसकी वजह से बेरोजगारी दूर हो जाएगी और मिडिल क्लास को और खेती किसान करने वाले किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना मुझे दिखती है। जी, जाहिर तौर पर जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। शादाब जी, बात इसलिए की जा रही है व्यापार मुक्त समझौतों की या किसी दूसरे देशों के साथ जब समझौता आर्थिक या व्यापार की दृष्टि से भारत ने पिछले दिनों भी किए हैं, जब हम बजट की बात कर रहे हैं और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। इन समझौतों को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो ये समझौते हो रहे हैं जिस मुक्त व्यापार की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे रोजगार को बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो तेज गति के साथ बढ़ेगा। दूसरा जो वैश्विक उथल पुथल है उसमें भारत एक अवसर है, भारत के पास भी अवसर है और भारत की तरफ भी लोग एक उम्मीद के साथ देखते हैं। एक बहुत बड़ा बाज़ार है भारत में और भारत से जो है कई सारे वस्तुएं और जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर अनाज है या दूसरी कई सारी चीज़ें जो यहाँ से बाहर जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक उम्मीद के साथ देखते हैं। और यही वजह है कि जो यूरोपियन जो संघ है जो हमारे साथ जुड़ा है उसकी खास वजह भी यही है, क्योंकि अमेरिका का जो दबाव है वो लगातार इस तरीके का है कि जिसमें अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और उस अनिश्चितता से एक निश्चितता की तरफ अगर बढ़ना है तो भारत एक बहुत बड़ा उसका अवसर प्रदान कर रहा है। जी अजीत जी, ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बदलते वैश्विक हालात में भारत खुद को मजबूत आर्थिक विकल्प के रूप में दुनिया के सामने पेश कर चुका है और यही वजह है दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापार या दूसरे समझौते कर रहे हैं लगातार। जाहिर तौर पर जो अमेरिका की दुनिया में जो पैदा एक तरह से दुनिया में वैश्विक परिस्थितियां पैदा की हैं अमेरिका ने टैरिफ के जरिए, वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने विकल्प भी प्रस्तुत कर रही हैं। अजीत जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? यह हिंदुस्तान जो है एक देवभूमि है, यहाँ पर 3 ऋतु है, हमारे पास नदियाँ हैं और चारों तरफ से हमें समुंदर है। इसकी वजह से हमें भगवान के स्वरूप में इस हिंदुस्तान को एक नैसर्गिक साधन संपत्ति मिल चुकी है और एक असामान्य लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान की जो गति और शक्ति जो बढ़ रही है, इसके माध्यम से मोदी जी ने हर चीज़ को आत्मनिर्भर कैसे बना सके, हम इसको स्वदेशी के बाज़ार को कैसे ले जा सके, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति दबाव नहीं बढ़ा सकती है। कितना भी हमारे ऊपर निर्बंध लगाएं, हम हिंदुस्तान अभी आगे चल चुका है। जैसे यूरोपियन महासंघ ने हमारे साथ व्यापार किया है, जैसे तड़जोड़ हुआ है, सहभागिता हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ के तरुणों से लेके हमारे किसानों तक सबको आह्वान किया है कि स्वदेशी का जागरण करना है। तो इसके माध्यम से हमारे व्यापारी हो, हमारे किसान हो, इनके माध्यम से एक स्वदेशी का बहुत बड़ा बाजार अब दुनिया की तरफ आगे बढ़ चुका है। हम स्वदेशी से लेके रक्षा उत्पादनों में भी हम स्वदेशी बना रहे हैं। हम हर चीज़ में आम जनता के नागरिक के जीवन में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन हर चीज़ों में हम अब स्वदेशी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय से इसलिए मैं आपसे इस संसद टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ये बलशाली राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी बलशाली हो रही है और जो स्वदेशी का जो नारा माननीय मोदी जी ने जो दिया है, इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर कितनी भी बाहरी शक्तियां दबाव डाले या टैरिफ के माध्यम से निर्बंध डाले, हम अभी आगे चल चुके हैं। यह बलशाली भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक माननीय मोदी जी के माध्यम से यशस्विता के ओर चल रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की रणनीति उच्च विकास दर बनाए रखने,
निर्यात बढ़ाने और निवेश के नए अवसर तैयार करने पर केंद्रित है। शादाब जी, अगर बात पिछले बजट की मैं करूं तो अगर देखा जाए बजट जो पिछले बजट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के, उसमें गांव, गरीब, किसान प्राथमिकता में रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को तवज्जो मिली है। आप इस बार किस तरह के बजट की एक उम्मीद करते हैं, क्या फोकस रहने वाला है? जी देखिए, जो आपने बात कही है, गरीब है, किसान है, युवा है, महिलाएं, ये तो हमेशा फोकस में रहेगी सरकार के। और जो अब बजट 1 तारीख को आने वाला है उसमें भी इस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ये तय है कि इस बजट के अंदर ऐसा देखा जा सकता है जिसमें जो MSME या जो छोटे जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए जो है कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज़ नहीं आ सकती हैं। मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज हुआ है वो कहीं ना कहीं इशारा करता है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खाली 1-2 चीज़ के लिए नहीं, ये रेडीमेड आइटम्स हैं, गारमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं इनको बढ़ाने के लिए, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ को लाया जा सकता है। तो बजट काफ़ी उम्मीद वाला हो सकता है, जिसमें कुछ रियायत भी हो सकती है लोगों के लिए, कुछ नई घोषणाएँ भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अजीत जी, अगर बात आर्थिक सर्वे की मैं करूं, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट होता है, एक तस्वीर दिखाता है हमें कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका हाल क्या है। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ रही है, मजबूत हुई है। अर्थव्यवस्था की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? आपके नज़र में अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी है? 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 2014 से लेकर मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा हो, आरोग्य हो, कृषि हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, हर विषय में और सामान्य जनता के जीवन के प्रगति में, सामान्य जनता के जीवन के सुधार में, हर विषय में हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। इसको बैलेंस तरीके से देखा जाए तो कोई भी चीज़ माननीय मोदी जी ने किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे समाज के वंचित और पीड़ित आदिवासी हो, वनवासी बंधु हो, इन सारे घटकों को लेकर सामान्य जनता से लेके, जैसे हम जिसको हमारा एक अंत्योदय का नारा है, समाज के अंतिम घटक तक हमें जाना है, ये प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही तय किया था। उसी तरह से जो अंतिम घटक है जिसे हम दरिद्र नारायण उसको भगवान का रूप देते हैं, वहाँ तक वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम काम करते रहेंगे, तब तक हम हिंदुस्तान को आगे लेते जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ बताते नहीं, करके बता रहे हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ, ये 2014 के बाद से जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है हिंदुस्तान ने, तो हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा बाहर जाकर, विशेषतः हमारा रिसर्च वर्क बढ़ा है, शिक्षा में बहुत सारे हमारे युवकों का विदेशों में ज़्यादा मांग है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इन हर चीज़ में हम हमारा खुद का स्वदेशी के माध्यम से सारे देश में हमारा एक अच्छा दबदबा बन चुका है। और मेरे किसान भाई अभी इस माध्यम से तो बहुत खुश है, क्योंकि हमारे कृषि उत्पादनों को दुनिया की बाज़ार में बहुत बड़ा मूल्य मिलने वाला है। उसी तरह से हमारे देश में भी हमारे कृषि उत्पादन करने वाले हमारे किसान भाइयों को भी बहुत अच्छी राहत यहाँ पे मिलने वाली है। खास करके मैं महिलाओं के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे जो बचत गट है, इन बचत गटों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने जा रही है। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन महिलाओं के माध्यम से हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह कृषि अर्थव्यवस्था इन कुछ दिनों में ही सारे देश में नहीं तो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ऐसा मुझे आशा लगता है। जाहिर तौर पर जो देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो उसमें कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है वो सबसे अधिक है, इसलिए सरकार का फोकस हो रहा है वो कृषि क्षेत्र पर अधिक रहा है। किसान आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो इस पर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ाया है ताकि देश में किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और देश में कृषि उत्पाद बढ़े। जाहिर तौर पर जो आर्थिक सर्वे देश का होता है इसमें आने वाले साल के लिए विकास के संकेतों, महंगाई के अनुमान और देश की नौकरियों, व्यापार और वित्तीय सेहत के बारे में जानकारी होती है। जाहिर तौर पर ये सारे मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास और आम आदमी से जुड़े हैं। शादाब जी, अगर बात नौकरियों की जाए, व्यापार की जाए या महंगाई कम होने की बात की जाए, कई महत्वपूर्ण फैसले, कई सुधार
बीते कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने पहल की है। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? क्या असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर इसका या लोगों के जीवन पर? देखिए, जो सरकार के जो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले पिछले बजटों में भी रहे हैं, युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लास्ट ईयर लाया गया था, जिसका एक अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। इसके अलावा और भी महिलाओं को लेकर जो दीदी ड्रोन योजना है, ऐसे तमाम कई सारी स्कीम्स को सरकार लेकर आई है, जिनका असर लोगों की सेहत सुधारने, मतलब सेहत से मतलब उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने पर तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ देश की अर्थव्यवस्था और देश का विकास भी साथ के साथ चलता है। जहाँ तक एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें जो पूंजीगत व्यय है वो सरकार का लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो एसेट्स जो हैं वो बड़े हैं, चाहे वो हाईवे बने हो, बिल्डिंग्स बनी हो, मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, कई सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज नए बने हैं और संस्थानों का डेवलपमेंट किया गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो देश को बढ़ाती हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाती हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करती हैं। तो सरकार के ऐसे कई सारे फैसले हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रोज़गार को भी बढ़ाते हैं। अब कोई भी ऐसा फैसला होता है डेवलपमेंट का या आर्थिक रूप से सुधार करने का, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि देश तो आगे बढ़े, लेकिन साथ के साथ हमारे लोग भी जो है वो भी उसके साथ के साथ आगे बढ़ते चले। जी अजीत जी, अगर बात मैं 2025 की करूं और जाहिर तौर पर सुधारों की दृष्टि से 2025 एक महत्वपूर्ण साल कहा जा सकता है, क्योंकि आयकर की दृष्टि से एक बड़ा फैसला सरकार ने पिछले बजट में लिया और मध्य में आते आते सितंबर में GST 2 एक बड़ा सुधार देखने को मिला। क्या असर आप देखते हैं? क्या असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर या लोगों की जेब पर? ये रिवोल्यूशनरी क्रांति का एक बहुत बड़ा पहल GST की वजह से हुआ है। व्यापार करने वाले हमारे जो छोटे छोटे जो व्यापारी गण है, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही आनंद का क्षण आया भी है और हम जाकर हर व्यापारी से मिले हैं। तो इस GST की सुधार की वजह से पूरा देश में जितना भी व्यापार है, तब शायद कुछ हमारे फेस्टिवल आए थे, उस फेस्टिवल के दरमियान सारे व्यापारियों ने हमें ऐसे बताया कि हमारे ज़िंदगी में ये एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम माननीय मोदी जी की वजह से आया है, जिसकी वजह से व्यापार में समृद्धि हुई, जिसकी वजह से उनका आर्थिक जीवनमान बढ़ा है, जिनकी वजह से सामान्य जनता भी खुश हुई है। और इस सारी चीज़ की वजह से ये भी हमारे लिए एक व्यापार की गति देने वाला एक सबसे बड़ा पहल था, क्योंकि जो स्लैब में जो राहत मिली थी उसका भी एक विषय था। हमारे यहाँ पर जैसे नौकरियों के बारे में जो विषय था, जैसे अभी लाखों युवा अभी नौकरियों में शामिल होते जा रहे हैं, रोजगार बहुत सारे युवकों को मिल रहा है, बेरोजगार कम हो चुका है। खास करके हमारे मेडिकल छात्र है, इनकी सीट्स ज़्यादातर बड़ी है। खास करके हमारे इंजीनियरिंग के छात्र है, इनको विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा मांग इनकी हो रही, क्योंकि हमारा शिक्षण क्षेत्र में और ख़ास करके उच्च तकनीकी क्षेत्र में जो काम करने वाले छात्र छात्राएं हैं, इनके जीवन में भी एक नया कदम आया है। इसकी वजह से बाहर के देशों में, हमारे देशों में भी उन्होंने खुद की स्वदेशी कंपनियां स्थापित करके भारत देश को एक महासत्ता बनाने की ओर, हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नौजवान जो छात्र छात्रा है, इन्होंने इस देश की डोर अब कमान अपने हाथ में ली है। इस तरह से ये सारे छात्र छात्राएं व्यापार से लेकर उद्योग तक इस देश को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे 2025 के अर्थसंकल्प का सबसे बड़ा सफलतापूर्वक योगदान रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। शादाब जी, अगर बात AI की जाए, टेक्नोलॉजी की जाए, डिजिटल इंडिया की जाए, तो एक बड़ा बदलाव पिछले एक दशक में देखने को मिला है। जाहिर तौर पर पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी के जरिए क्या अवसर हैं देश के सामने और किस तरह एक बड़ा बदलाव आम आदमी के जीवन में लाया जा सकता है, इसका उल्लेख भी अलग अलग मंचों से किया है। जाहिर तौर पर बजट के जरिए जो जनकल्याणकारी योजना है उस पर भी सरकार का फोकस देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को, बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो या जन कल्याण योजनाओं की हो? जी देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जो तकनीक है वो लगातार उसको आगे बढ़ना होगा, देश को आगे बढ़ाना है। तो अब जहाँ जाहिर तौर पर इसमें AI जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण आज के दौर में वो देखा जा रहा है। AI सिर्फ एक किसी महकमे की बात नहीं है, ये हर जन कल्याण, चाहे चिकित्सा हो, कृषि हो, सिंचाई हो,
या कोई भी सिविल एविएशन हो, मतलब हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। एआई का उपयोग होगा, इसकी तकनीक का उपयोग होगा। यहाँ तक कि जो रेलवे है उसमें सुरक्षा के उपाय इसी तरीके से किए जा रहे हैं एआई का यूज़ करके। उसमें कैमरे एआई वाले बहुत तीव्र जो जिनकी दक्षता है, ऐसे कैमरों का यूज़ किया जा रहा है जिससे सुरक्षा उपाय किए जा सकें। तो एआई जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग हमें तेज़ी के साथ आगे करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं इस पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमें देखने को मिला है। एआई को लेकर कई पॉलिसीज़ बनी हैं और इसका उपयोग बढ़ाने पर लगातार सरकार की ओर से जोर दिया गया है। सरकार ने कई जगह इसको लेकर अनुदान भी दिए जा रहे हैं कुछ स्कीम्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये कहने की बात है कि सरकार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात करी है। डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो तो साकार हो चुका है, लेकिन अब उसको और किस तरीके से ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ये रोजगार ये रोजगार के अवसर और पैदा हो सके। अजय जी, एक महत्वपूर्ण विषय है जी राम जी का। जो जी राम जी बिल पारित हुआ लोकसभा से, जाहिर तौर पे सरकार देश का जो आम आदमी है, रोजी रोटी की जिसके सामने चुनौती रहती है, उसके हाथ मजबूत करना चाहती है आर्थिक दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि जाहिर तौर पे बजट में कहीं ना कहीं चर्चा होगी या उम्मीद कर रहे हैं लोग? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये विकसित भारत जी राम जी का जो बिल है, ये हमारे सामान्य गरीब किसान मजदूर भाई बहन जो रोजगार करके रोजी रोटी कमाते थे, इनको 70 साल में ये जो काम करते थे इसका कोई लाभ ही नहीं मिलता था। बहुत सारी इसमें आर्थिक अनियमितता होती थी, बहुत सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार भी हुआ करता था। जो नाम था उस नाम को सिर्फ बदला है, लेकिन सिर्फ बदला नहीं है, तो उसके अंतर्गत की सारी नीति व्यवस्था सुचारू रूप से उसको ट्रांसपेरेंट बनाया है, जिसकी वजह से हमारा जो मजदूर है, जो किसान है, रोड पे काम करने वाला, हमारा रोजगार करने वाला जो हमारा आम आदमी है, इसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। क्योंकि इसको अच्छी तरह से देखें हम तो इसको अभ्यासपूर्ण दृष्टि से माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको पेश किया था। अगर इसके पहलू हम पूरी तरह से देखें तो इसका न्यूक्लियस हमारा गरीब मजदूर है। इस मजदूर के जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार आने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हो गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिवराज सिंह जी का मन से आभार व्यक्त करता हूं। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जो बजट सत्र है उसमें इस बात की झलक देखने को मिलेगी, जैसे पिछले 1 दशक में देखने को मिली है, कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है वो आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं उस तक पहुंचे। इस दिशा में सरकार की पहल रही है। बजट सत्र के दौरान देश के बुनियादी ढांचे में निवेश, घरेलू विनिर्माण, कर सुधार जैसे मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। शादाब जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।